welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma, and in today's session we are working on the last part of the chapter periodic table, and in this session we'll be working on electronegativity and a little bit portion towards the end of the chapter. So we'll be finishing up and concluding the whole chapter, and I hope all the sessions have been helpful for you. If there are any concerns for periodic table or any doubts from the chapter, please feel free to drop me an email at psclassesicsse@gmail.com. जो अभी हमारी ये सीरीज चल रही है, दिस सीरीज इज अ टारगेट टू कवर द होल सिलेबस फॉर केमिस्ट्री इन 4 months, so 3 to 4 months. But in this one हम in this series हम बहुत ज़्यादा सिलेबस के साथ भागेंगे नहीं. We'll spend 4 to 5 hours every week, जिसमें कि आप वीकेंड पे भी एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं अगर आप वीकडेज में बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बिजी हैं. एंड every week try to put in at least 4 hours. So 3 hours will be your sessions, और एक जो होगा आपका वो questions होंगे. So questions would be something like जो आपकी बुक के इन टेक्स्ट questions है, बैक एक्सरसाइज questions है. So students प्लीज आप ध्यान से ये समझिएगा कि right now आपके पूरे ईयर के सिलेबस के हिसाब से दिस मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उस कॉन्सेप्ट को थॉरली अंडरस्टैंड करें. क्वेश्चंस आप अभी बुक के सॉल्व करें. दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सॉल्व योर लास्ट बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, या इस टाइम पे पेपर्स या सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने की कोशिश ना करें. इस समय पे आप ज़्यादा फोकस करें कि जो उस चैप्टर को आपने कवर किया है उसकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, जो बुक के बीच में आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए, वो वाले आप सॉल्व करें. क्योंकि इस टाइम पे आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है. ठीक है. सो इन दीज 4 months हम पूरा का पूरा सिलेबस थरली कवर करेंगे. वील बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू अ कपल ऑफ टेस्ट पेपर्स एज वी कवर द चैप्टर्स. 2-3 चैप्टर्स कवर होंगे, यू विल गेट अ टेस्ट पेपर. सो दैट विल हेल्प यू प्रैक्टिस कि अगर मैंने इतना कोर्स कवर अप किया है तो हाउ मच एम आई स्कोरिंग, मेरे लैगिंग पॉइंट्स क्या हैं और मुझे कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से. ठीक है. लास्ट के कुछ सेशंस में हमने बाकी पूरा चैप्टर कवर किया है. सो आई एम होपिंग कि जब आप ये वाला आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एटॉमिक रेडियस की, कि वो कैसे इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज की, न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइज, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी पीरियोडिक टेबल की है वो आपको अभी हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करें. अदरवाइज एटलीस्ट एक छोटा सा रिकैप लेके आप वापस आए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होगा कि अगर 2 एटम्स हैं या कोई भी एक एलिमेंट है उसका एटम है तो वो ये ट्राई करता है कि वो एक स्टेबल स्टेट में हो. स्टेबल स्टेट में होने का मतलब क्या है कि उसका आउटर मोस्ट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटिस्फाइड हो. अगर हम अपने एग्जाम्पल्स के तौर पे समझें, जो हमने लास्ट सेशन में एग्जाम्पल समझे थे, तो उस एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हमारी फैमिली है, जो भी हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, जो भी आसपास के परिवार हैं, दैट मीन्स जो शेल्स हैं, जो जनरेशन्स हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें लगभग 8 बच्चे होने चाहिए. अगर आपके पास 2 शेल्स हैं, अगर आपके पास सिंगल शेल है तो बस 2 बच्चे होने चाहिए. बच्चे क्या है हमारे एग्जाम्पल में? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. हेड ऑफ द फैमिली इज द न्यूक्लियस, और जो भी आसपास शेल्स हैं दैट इज जनरेशन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने बच्चे ही कंसिडर करे हैं. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे 8 होने चाहिए, 8 या फिर 2 होने चाहिए इफ यू हैव 1 शेल. ठीक है. तो इसको हम स्टेबिलिटी मानते हैं. दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन कैन बी इन अ स्टेबल स्टेट. अब जब ये स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो पाती है तो हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉन्ड क्रिएट करते हैं. अब बॉन्ड कैन बी बहुत सारे टाइप के बॉन्ड होते हैं, जो कि 3 टाइप के बॉन्ड मेनली हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. पर आप अभी ये समझें कि एक बॉन्ड है शेयरिंग बॉन्ड, जिसमें कि हम एक इलेक्ट्रॉन को आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं. ठीक है. सो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 डिफरेंट फैमिलीज हो गई, एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट का एटम हो गया.
2 फैमिलीज हो गई, दोनों के पास एक बच्चा कम है, ठीक है। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल शेयर 1 किड, ठीक है, कि कुछ टाइम आपके घर में रह लेगा, कुछ टाइम हमारे घर में रह लेगा, सो दैट दे हैव अ अंडरस्टैंडिंग। बट टेक्निकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप ऐसे मानिए कि वो फैमिली ज्यादा स्ट्रांग होगी जो बच्चे को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखेगी, ठीक है। सो जब हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सो इन टेक्निकल टर्म्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity, ठीक है। सो हमने जब पहले डिस्कशन किया था तो हमने ये डिस्कशन किया था कि जिसकी भी फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसका ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है फैमिली के ऊपर, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हमारे एटम ने किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर भी लिया, किसी दूसरी फैमिली के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स में दोस्ती हो गई और उनका बॉन्ड शेयर हो रहा है, फिर भी जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो भी ज्यादा स्ट्रांग फैमिली होल्डिंग होगी, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सो उसको स्लाइटली अपनी तरफ पुल करेगी। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर अपनी शुद्ध हिंदी में हम अपना एग्जाम्पल समझें तो वो परिवार जिसका हेड ऑफ द फैमिली ज्यादा स्ट्रांग है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखता है, कंट्रोल में रखता है, वही फैमिली जो हमारा शेयर्ड पेयर है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखेगी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई बात समझ? अब यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है HCl, ठीक है, नॉट एक्चुअली HCl, लेट्स टेक, आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है A और ये B। A और B के पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मान लो ये शेयर हो रहे हैं, ठीक है, और B हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा A B, तो ये जो हमारा शेयर्ड पेयर है ये स्लाइटली B की तरफ अट्रैक्टेड होगा, सो B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity, ठीक है। Electronegativity is a dimensionless property since it is only a tendency। dimensionless property क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो completely उस shared pair को 100% अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। It is just a tendency जो कि वो बिकॉज उसका न्यूक्लियर पावर ज्यादा स्ट्रांग है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो जो शेयर्ड पेयर है वो ऑटोमेटिकली स्लाइटली इधर खिसक जाता है, ठीक है। सो इट्स एन एटम्स टेंडेंसी, उसकी नेचर है ऐसी, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी को वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी कि जो भी ज्यादा स्ट्रांग पावर है या जिसका भी ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर चार्ज है वो एटम दूसरे एटम के साथ जो शेयर्ड पेयर है वो अपनी तरफ पुल कर लेगा। बेसिक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। Electronegativity is a dimensionless property since it is only a tendency. It only indicates the net result of the tendencies of different elements to attract the bond forming electron pair. हम जब इसके बारे में स्टडी करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके लिए अलग है, चेंज होती रहती है। आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड ऑन सेवरल स्केल्स। The most widely used scale of electronegativity was devised by Linus Pauling in 1932, in which the highest value for electronegativity was of fluorine and the lowest was of cesium, ठीक है। So highest electronegativity नेगेटिव एलिमेंट कौन सा हुआ हमारा? फ्लोरीन। फिर यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिख के दी हुई है आपको। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बात पे डिपेंड करती है। अब आप ऐसा समझिए कि जब हमें इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल करना है, ठीक है, तो वो किन बातों पे डिपेंड कर सकता है? या तो वो इस बात पे डिपेंड करे कि आपके आउटर मोस्ट शेल में ना कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर आपका इस बात पे डिपेंड करे कि मतलब ओवरऑल जो आपका एटम है ना उसका साइज क्या है। अगर साइज बड़ा है, साइज छोटा है, उस बात पे डिपेंड करेगा। देन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बीचों बीच न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं। वो ज्यादा होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन है, कम होंगे तो कम अट्रैक्शन है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एटॉमिक साइज की, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास बड़ा साइज है, वी आर गोइंग डाउन अ पीरियड, सॉरी लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। सो इसमें क्या होता है, आपका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है,
ठीक है। और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपका साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ठीक है। सो अभी हम इसमें क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो क्योंकि साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, शेल्स तो उतने ही है, वो और स्ट्रॉन्ग होल्ड करता जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, मतलब जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली में जनरेशंस बढ़ती जा रही है उनकी, तो उनका जो बच्चों के ऊपर कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। सो इस केस में जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है डाउन अ ग्रुप कम होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाती है, ठीक है। अब एटॉमिक साइज की बात करते हैं। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है, हमारा होल्ड और स्ट्रांग होता जा रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है, आखिरी शेल के ऊपर जो हमारा होल्ड है वो कम होता जा रहा है, तो इस केस में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाती है, ठीक है। अब इसे क्विकली रीड करते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज 2 डिपेंड ऑन साइज ऑफ एन एटम एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एटॉमिक साइज, द ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम द लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। Since the electrons being farther away from the nucleus experience lesser force of attraction, जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन्स की कंटेंट बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, because increase in the nuclear charge causes electron attraction with a greater force। आई बात समझ? आगे चलते हैं। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसा ट्रेंड हम देखते हैं। सिंस द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है अक्रॉस अ पीरियड, तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। सिंस द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। For example, in the second period, electronegativity increases from lithium to fluorine. Now down the group, जब हम down the group आते हैं तो क्या होता है? There is an increase in atomic number down a group. Nuclear charge increases. Nuclear charge भी बढ़ता है, मगर क्योंकि number of shells भी बढ़ रहे हैं, तो nuclear charge के comparison में atomic size ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखो दोनों चीजों में इंक्रीज आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में भी आ रहा है और एटॉमिक साइज में भी आ रहा है, पर कंपेयर जब किया जाएगा तो जो एटॉमिक साइज का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है, सो वो उसे ओवरकम कर जाता है। किस चीज को? न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। बढ़ दोनों रहे हैं पर एटॉमिक रेडियस ज्यादा बढ़ रहा है, हेंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, in the first group it significantly decreases from lithium downwards to francium. Noble gases have complete octet, so they do not have a tendency to attract electrons, ठीक है। नोट, सो ये जो आपका था ना पार्ट लास्ट में कि जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं दे विल नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपको क्वेश्चन में 2-3 एलिमेंट्स देंगे, एक आपका यू कैन से आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिया जाएगा, उसमें ए बी सी डी कोई भी नाम से आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे, और उस केस में फिर आपसे पूछा जाएगा, किसी भी एक एलिमेंट को वो पूछ लेंगे कि विल दिस एलिमेंट शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ यस वाई, इफ नो वाई। सो अगर बाय चांस भी उन्होंने आपको इनर्ट गैसेस के ग्रुप में कोई एलिमेंट दे दिया और मान लो उसका नाम ई दे रखा है, और फिर आपसे पूछे कि क्या ये वाला ई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, तो क्योंकि वो इनर्ट गैसेस के ग्रुप में है तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन आंसर करने हैं बहुत अटेंटिव माइंड से आंसर करने हैं कि आप इमेजिन कर पाए कि आपके एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में क्या टेंडेंसीज है, किस तरीके से आपके सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, वही अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में। आगे बच्चा पार्टी बात समझ। अब आगे बढ़ते हैं। Generally, metals show lower electronegativity.
मेटल्स लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों शो करते हैं? क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें स्टार्टिंग में ही दे लाए, ठीक है, और जो क्योंकि वो स्टार्टिंग में लाए करते हैं तो जो उनका साइज है एक तो वो हमारा कंपैरेटिवली इज सच कि वो डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा नहीं कर पाता, साइज थोड़ा बड़ा रहता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कि आपका जो साइज है कंपैरेटिवली एटम का वो बड़ा रहता है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड है सारे इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम है, ठीक है। दूसरी बात ये क्योंकि एक दो या तीन ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसकी अट्रैक्शन से ज्यादा डोनेशन की टेंडेंसी रहती है कि मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं और मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? अब मान लो किसी कोई आपका सबसे फर्स्ट ग्रुप का कोई मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ उसको अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं तो अब 7 इलेक्ट्रॉन कौन लेकर आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स का इनटेकिंग बहुत डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना। तो वो कहेगा भैया इतनी कौन मेहनत करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करो, बात खत्म करो और स्टेबलाइज हो जाओ, है ना। तो इसी वजह से जितने भी हमारे मेटल्स हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट, इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कम रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा उस एलिमेंट की ज्यादा होगी जिसे अट्रैक्शन का जुनून है, एज इन कि वो या तो भाई हमारे साथ शेयरिंग बॉन्ड कर लो या तो मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, पर मैं तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका डोनेशन कितना, उसका अगर वो डोनेशन करने लग जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो कितनी मुश्किल है। उससे बेटर नहीं है कि वो अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। आई बात समझ में? एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, दस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हुए? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो तो डोनेट कर दिया, या तो वो शेयर कर दिया या डोनेट कर दिया, तो हुआ क्या, जब भी हमारा मान लो ए और बी का बॉन्डिंग बनी और जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा सा स्लाइटली हमारी बी की तरफ आया, तो क्या हुआ, ए के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ, उसका तो इलेक्ट्रॉन उधर को खिसक गया, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हुई। और क्योंकि बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स उसने शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींचा तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज खींच लिया, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसकी जिसका शेयर्ड पेयर दूर गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर उसकी जिसके पास आया। आई बात समझ? बहुत ही क्लियर समझ रहे हैं, आराम से समझेंगे। The elements of second period differ in properties from their respective groups. This is due to the small size of an atom and their high electronegativity. So the elements of second period differ in properties from their respective groups. मतलब कि जो हमारा सेकेंड पीरियड है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिस्पेक्टिव ग्रुप से थोड़ा सा फर्क आती हैं। क्यों फर्क आती हैं? क्योंकि दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। अब अगर हम डायगोनल रिलेशनशिप पे आए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, तो इस वजह से बहुत आराम से सुनना, ठीक है। जब भी आप डायगोनल रिलेशनशिप समझने की कोशिश करो या आप किसी को समझाने की कोशिश करो, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है आप वो उठाएं। अब मान लो आप एटॉमिक रेडियस समझ में आता है आपको, मान लो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल आता है, जो भी आपको प्रॉपर्टी जैसे अच्छे से समझ में आती है, ठीक है, एकदम 100% कोई मैं गलत ही नहीं कर सकती या मैं गलत ही नहीं कर सकता, आप वो प्रॉपर्टी अपने दिमाग में उठाएं और तब आप इस चीज को समझें। अभी के लिए मैं एटॉमिक रेडियस को उठाऊंगी, मतलब एटॉमिक साइज, ठीक है, कि हमारा एटम का साइज क्या है मैं उसको पिक करूंगी। अब इसको हम क्यों पिक कर रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता जाता है। इतना समझ में आता है ना, बेसिक एकदम। अब यहाँ पे देखो कि जब हम इन चारों एलिमेंट्स का मान लो एग्जाम्पल लें, तो मान लो हमारा लिथियम इज दिस बिग, जब हम उसके नीचे सोडियम पे आएंगे तो सोडियम उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है। अब जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं और हम बेरिलियम पे आए तो बेरिलियम कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होगा साइज में, ठीक है। किससे छोटा होगा? लिथियम से।
और ये हो गया आपका बेरिलियम, ठीक है। पर जब हम बेरिलियम से डाउन द पीरियड आएंगे तो जो मैग्नीशियम है वो बेरिलियम से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब इस चीज में क्या समझ में आता है, तो इस चीज में हमें क्या समझ में आ रहा है, इस चीज में हमें ये समझ में आता है कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो कोई एक प्रॉपर्टी हमारी बदलती है। मान लो हमारा एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो वही प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो टेक्निकली अगर हम समझे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं फिर उस प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। आई बात समझ कि जो हमारा लिथियम है जब हम डाउन द ग्रुप आए तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके नीचे सोडियम। जब हम अक्रॉस द पीरियड गए तो बेरिलियम और छोटा हो गया लिथियम से। जब बेरिलियम के नीचे आए मैग्नीशियम तो वो बेरिलियम से थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में। और अगर अब इन चारों एलिमेंट्स का साइज कंपेयर किया जाए तो लिथियम का और मैग्नीशियम का तो लगभग सिमिलर साइज हो गया, ठीक है। लेट मी सी कि अगर कोई स्पेस खाली है एंड आई कैन ड्रॉ दिस अगेन। यहाँ पे आपको दोबारा से एक बार एग्जांपल देते हैं। सो हमारे पास एग्जांपल क्या था, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। लिथियम का साइज हमारा मान लीजिए इतना है, अक्रॉस द पीरियड गए बेरिलियम का इससे थोड़ा छोटा हो गया, बेरिलियम के नीचे डाउन द ग्रुप आए तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब लिथियम के नीचे सोडियम पे आए तो वो लिथियम से कंपैरिजन में और थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे हम किस पोजीशन पे हैं, ये हमारा लिथियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो इस चीज में हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा लिथियम और मैग्नीशियम है ये ऑलमोस्ट सिमिलर साइज पे आ गया। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप चलती है। आई बात समझ, ठीक है। लेट्स कम बैक एंड रीड। तो इसको पूरा का पूरा पढ़ने से पहले एक दिमाग में इमेजिनेशन डालिएगा, और ये हर प्रॉपर्टी के लिए वैलिड होता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के लिए है, जो भी प्रॉपर्टी आपको समझ में बेटर आती है आप उससे समझें, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज विच हैव इंक्रीजिंग ट्रेंड इन अ ग्रुप, जब ग्रुप से नीचे आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, जनरली हैव डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द पीरियड। जो भी प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप बढ़ती है वो जनरली अक्रॉस द पीरियड कम होती है। दैट इज वाई द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड शो रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, उसका आगे वाला ग्रुप ऑफ द थर्ड पीरियड, ठीक है। प्रेजेंट एट राइट डायगोनल ऑफ द एलिमेंट, डायगोनल पे पोजिशन होती है। दिस लीड्स टू अ डायगोनल रिलेशनशिप, जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। सो जो एलिमेंट्स ऐसी रिलेशनशिप शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इजियर इट इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको याद है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन हमारा जब हम इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में ऐड होता है, ठीक है। मतलब आप एटम है, एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जब कोई एटम है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आई बात समझ। सो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इजियर इट इज टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या जितनी एनर्जी बाहर आ रही है उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। एंड मोर नॉन मेटालिक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर और मोर ऑक्सीडाइजिंग इज द एलिमेंट। तो इसमें आप एग्जाम्पल कैसे समझे, आप पीरियोडिक टेबल के ना राइट एंड पे आ जाए जहां आपके नॉन मेटल्स है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन वाले उसमें आ जाइए, तो उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही चाहिए होता है, ठीक है। 3 4
है ना, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस केस में क्या होगा, सारी चीजें आप समझिए। पहली बात तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी है। दूसरी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी है तो इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है ये। दूसरी बात क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ही क्लोज कॉम्पैक्ट रहते हैं। इनका जो हेड ऑफ द फैमिली का कंट्रोल है बहुत बढ़िया है, ठीक है, एकदम स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। देन उसके बाद क्या है, दे आर मोर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है। हमने नेचर भी पढ़ी थी पिछले सेशन में, सो अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप पिछले सेशन में से देख सकते हैं। Thus oxidizing power increases left to right in a period and decreases top to bottom, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जनरली नॉन मेटल्स का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ठीक है, और मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर होता है। सो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी है तो दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और लेस EA or EN, so electronegativity, less electron affinity, and have large atomic radii as compared to non-metals. Metals are good reducing agents, ठीक है। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जो IE था, IE मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन सी है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी है। अब क्योंकि मेटल्स के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में या 2 ही है, उन्हें देना आसान है तो वो कम एनर्जी लेके भी उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, तो इसीलिए इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब अगर इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है सो दैट इज ऑल्सो लेस। देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इनका जो बेस कंट्रोल है न्यूक्लियर चार्ज वो लो है, सो ये इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एंड दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज, साइज में बड़े होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर। सो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट खत्म किया। देन यू हैव दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं हम एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर बहुत बेसिक चीज है कि जो भी हमारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो उससे हमें पता चलता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो एटॉमिक नंबर इज टेक्निकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही जनरली लिखते हैं एग्जाम में। इसका रीजन ये है कि जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वो तो डोनेट या एक्सेप्ट हो जाते हैं, राइट, वो तो नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है, आप आयन फॉर्म में आ गए, बट जो आपका एटॉमिक नंबर है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, बट दोनों वैल्यू सेम है, सो यू डोंट हैव टू वरी। बट एज यू फर्दर स्टडी केमिस्ट्री, आप 11th में जाएंगे, आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमेशा प्रोटॉन्स ही लिखेंगे एग्जाम में। एटॉमिक नंबर इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सबका एटॉमिक नंबर अपना अपना पर्सनल है, कोई चीज़ शेयर नहीं करता है, सबका इंडिविजुअल है, इसीलिए यूनिक प्रॉपर्टियां शो करते हैं। अगर किसी का एटॉमिक नंबर आपको पता है तो अगर आपको एलिमेंट का नाम भी नहीं पता फिर भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे लाई करता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। बट क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको तो एग्जैक्ट पोजीशन पता होगी, तो एग्जैक्ट पोजीशन से अगर आपको कोई एलिमेंट्स के नाम नहीं पता फिर भी आप उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करेगा, किस पोजीशन पे है, किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप पूरा हिसाब किताब लगा सकते हैं, ठीक है। इट डिस्टिंग्विशेस एन एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट से उसे डिस्टिंग्विश करता है। कैसे कि अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और 288, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ना दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, जस्ट बाय द एटॉमिक नंबर। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन एलिमेंट्स। इट गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट फॉर एग्जांपल an element with atomic number 13 will have electronic configuration 283.
एटॉमिक नंबर से ही आप एक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी निकाल सकते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इट हेल्प्स फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब पोजीशन कैसे पता चलेगी, आइए ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। सबसे पहले 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 287। तो इस बात से हमें क्या बात पता चली, 287 से पता चला कि लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 7 मतलब ग्रुप 17, ठीक है। और क्योंकि 1 2 3 3 शेल्स हैं, इसका मतलब पीरियड 3, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास है 2, लेट्स से 2 2, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले तो वैलेंस शेल्स कितने हैं, 2, 2 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल है 2, वैलेंस शेल 2 है तो ग्रुप हुआ 2, और क्योंकि 2 शेल्स हैं, 1 2 1 एंड 2 2 शेल्स हैं, तो इसका मतलब पीरियड 2, ठीक है। अब आप एक ट्राई करिए फटाफट, अगर आपके पास है 2881, फटाफट ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ओके 2881, लास्ट में 1 है तो हमारा ग्रुप 1, और कौन सा पीरियड हुआ, 1 2 3 4, पीरियड 4। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, पर कंफ्यूजन में मत छोड़ना, ये पक्का आएगा, ठीक है। दिस एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 17, ये हमारा इस वाले का एग्जाम्पल का था। बिकॉज इट हैज 3 एनर्जी शेल्स, जितने एनर्जी शेल्स होते हैं वो पीरियड नंबर, लिख लीजिए। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इससे पता चलता है हमारा ग्रुप नंबर, ठीक है। अब आ जाइए मास नंबर पे। मास नंबर क्या हुआ, मास नंबर हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, हुआ मास नंबर, ठीक है। The mass number of an element is the sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of an atom of that element, ठीक है। P plus N. A close look at the electronic configuration of lighter elements reveals that those elements which have an even number, okay, इस चीज को पहले मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर वापस आके रीड करेंगे। Now, हमने बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइंटिस्ट हैव फिगर्ड आउट कि जो भी हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं, जो भी हमारे एटॉमिक नंबर्स इवन हैं, उनका जो एटॉमिक मास है, इवन मतलब 2 4 6, जो भी हमारे एटॉमिक नंबर्स, मैं इसको थोड़ा और छोटा करके लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो जो भी हमारे एटॉमिक नंबर्स इवन है, इवन मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन, इनका जो एटॉमिक मास है वो डबल है, ठीक है। और जो भी हमारे एटॉमिक नंबर ऑड है, ऑड कौन से हुए, 3 5 7, इनका जो एटॉमिक मास है वो डबल प्लस 1 है, मतलब डबल कर दो उसे प्लस 1, ऑलमोस्ट इतना है, और एक दो हमारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड दोस। सो जब हम इस पे आते हैं तो सबसे पहले आप इस पे आइए, तो ये हमारे इवन का एग्जाम्पल दे रखा है। सो 2 हीलियम का दे रखा है और कार्बन का दे रखा है। सो इनका जो हमारा एटॉमिक मास है, अगर आप देखें तो 2 का डबल 4 है और 6 का डबल 12 है, ठीक है। हैव देयर मासेस ट्वाइस द एटॉमिक नंबर्स। अब इसमें एक्सेप्शंस 2 दे रखे हैं, वो हो गया आपका बेरिलियम और आर्गन, ठीक है। अब एलिमेंट्स विच हैव एन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स आपका 3 5 9, तो इनका जो हमारा एटॉमिक मास है वो डबल प्लस 1। सो 3 का डबल 6 प्लस 1 तो 7, फिर 5 का डबल 10 प्लस 1 11, 9 का डबल 18 प्लस 1 19।
अब इसमें जो हमारे उन्होंने एक्सेप्शन दे रखे हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। एलिमेंट्स, अब इसमें क्या है, एलिमेंट्स, अब इसमें हम रेशियो की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स विद 9/p, 9/p मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का जो रेशियो है, 9/p का जो रेशियो है, अगर उनका अराउंड 1 रहता है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। पर जो भी एलिमेंट्स का 1.5 या उससे ऊपर रहता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो हमेशा रेडिएशन एमिट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या हमारे साइंटिस्ट कुछ लैब्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ उन्हें नया समझ में आता है, तो वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या इसको ऐसे ही टेस्ट करते रहना सेफ है या नहीं, और उस सेफ होने या ना होने के लिए उन्हें ये रेशो चेक करना पड़ता है। जब तक वो ये रेशो चेक नहीं करेंगे तब तक उन्हें ये समझ में नहीं आएगा हाउ डेंजरस द एलिमेंट इज, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे फिगर्ड इट आउट, क्योंकि what happened was when they started doing studies on radioactive elements, there were a lot of deaths of the scientists, क्योंकि वो बहुत ही harmful radiations थी, and even before अपनी वो research आगे बढ़ा पाते उनकी death हो जाती थी। So slowly they figured out कि भाई this is very radioactive, कुछ ना कुछ तो इसमें emissions ऐसे हैं कि इतनी इतना deadly behavior है कि लोग अपनी research आगे ही नहीं बढ़ा पाते और death हो जाती है। So that is how they figured out कि भाई N/P का रेशियो फिगर आउट करना जरूरी है before you continue further with the research, and this is for extremely high end researches now, क्योंकि elements काफी सारे हमें पता है। Of course in future we never know how many new elements we can find, तो इसीलिए जो भी high end research है for new elements and for making new elements or whatever, तो for them they first identify N/P का रेशियो, ठीक है। हमें क्या समझ में आया, N/P का रेशियो अगर अराउंड 1 है तो स्टेबल है, और अगर मोर देन 1.5 है तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब आइए इस वाले पोर्शन पे आते हैं। अब इस पोर्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पोर्शन में हम सिर्फ एल्केली मेटल्स और हैलोजेंस मतलब फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया एल्केली मेटल्स, मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल्स अच्छे से रिएक्ट करते हैं, फटाफट रिएक्ट करते हैं। हैलोजेंस हो गए रिएक्टिव नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है बहुत गुड रिएक्टिव नेचर, ठीक है। सो हमारे एग्जाम यहाँ पे सबसे पहले हमारे नेम्स आ गए, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देन यहाँ पे भी आ गए आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन वो कंबाइंड स्टेट में अकर करते हैं। कंबाइंड स्टेट में क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, बिना रिएक्ट करे दे कैन नॉट स्टे एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स, वो फटाफट कंबाइन कर जाते हैं। देन द सेम थिंग हैपेंस हियर, कंबाइंड स्टेट में दे स्टे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। नाउ ड्यू टू देयर रिएक्टिव नेचर, कंबाइंड स्टेट ड्यू टू देयर रिएक्टिव नेचर, और इनका भी कंबाइंड स्टेट बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डू एल्कली मेटल्स generally found in combined state, they are found in combined state because बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है। ऐसे ही आप हवा में नहीं छोड़ सकते कि सोडियम रखा है यहाँ पे, सोडियम हवा से कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव, तो वो आसपास के मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएंगे, पर दे विल ऑलवेज बी फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। नाउ दे आर शाइनिंग व्हाइट सॉलिड मेटल्स, नॉन मेटल्स आर कलर्ड डायटोमिक इन द गैसियस स्टेट। ये डायटोमिक गैसियस स्टेट ये आप और डिटेल में पढ़ेंगे 11th ग्रेड में। Now soft and can be cut with a knife. Then lithium is the hardest. Lithium is the hardest. They are shiny when freshly cut but soon become dull as they react with air. React करके oxides बना लेते हैं, ठीक है, इसीलिए shiny नहीं रहते, dull हो जाते हैं। Now fluorine, a very reactive poisonous yellow gas. ये वाला जो part है ना, ये वाले सारे, ये ना आप अपनी practical chemistry में भी add कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये नेम्स अलग से मेंशन्ड नहीं है तो स्टूडेंट्स ये मिस कर जाते हैं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही आप इनके सबके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कलर्स और स्टेट्स लिख लेना, ठीक है। सो वेरी रिएक्टिव पॉइजनस येलो गैस, क्लोरीन हो गई पॉइजनस येलो ग्रीन गैस, ब्रोमीन है पॉइजनस रेड ब्राउन वोलेटाइल लिक्विड, आयोडीन है डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड। बस कलर और स्टेट्स हैं, याद करनी पड़ेंगी। जब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करेंगे तब मैं आपको तरीके बताऊंगी सब चीजें मेमोराइज करने का, पर अभी के लिए आप याद रखें कि ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
possess one valence electron and therefore show similar properties. सब में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डोनेशन की टेंडेंसी है. They form positive ion carrying a single charge. क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? क्योंकि जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे या फिर अगर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर रहे हैं तो क्योंकि ये लेस होल्ड है इनका, तो इनका जो शेयर्ड पेयर होगा ना वो थोड़ा सा उधर खिसक जाएगा दूसरे एटम की तरफ, तो इसलिए इनके पास पॉजिटिव नेचर बढ़ जाएगी. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम. possesses 7 valence electron and therefore shows similar properties. They form negative ion. नेगेटिव आयन क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर शेयर्ड पेयर होगा तो इनकी टेंडेंसी होगी अपनी तरफ खींच के रखने के लिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने ही शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, दूसरे वाले को भी अपने पास ही कंट्रोल करके रखना है. ठीक है, तो जो शेयर्ड पेयर होगा उसको भी अपनी तरफ खींच के रखेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिव. Non-metallic character decreases from chlorine to iodine. Melting and boiling point decreases down the group, increases down the group. ठीक है, atomic size ये तो हमें पता ही है. They have the largest atomic size in their period. The atomic size further increases down the group. अपने पीरियड का हाईएस्ट एटॉमिक साइज होता है, पर फिर भी जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो और बढ़ जाता है. They have the smallest atomic size in their period. Atomic size increases down the group. अगर हम उस पीरियड को कंपेयर करेंगे तो उस पीरियड में सबसे छोटा साइज होगा, पर जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे उसमें भी साइज बढ़ता जाएगा. आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हुई? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमने उसको दी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमने दी, आयनाइजेशन एनर्जी. दे हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज एंड फर्दर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना है, इनका मन है इलेक्ट्रॉन दफा हो जाए. अब क्योंकि उसे वहां से निकालना है तो इसलिए इनकी जो एनर्जी लेंगे वो कम लेंगे, तो जो हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो इनकी कम होगी. दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन देयर पीरियड. दे हैव द हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन देयर पीरियड. क्योंकि अब ये लास्ट पीरियड पे, लास्ट ग्रुप पे आ रहे हैं, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है. तो इन्हें निकालने का तो मन है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. ठीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, देने की नहीं है. पर हम फिर भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, पर आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी होगी. ठीक है. नाउ दे हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर पीरियड एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमने समझ लिया है. दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इन देयर पीरियड, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वही हुई ना, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करने के लिए एबिलिटी. नाउ रिएक्टिविटी. दे आर रिएक्टिव मेटल्स. रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं और रिएक्टिव होता जाता है हमारा एलिमेंट. दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स. देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इनकी रिएक्टिविटी देखा जाए नॉन मेटल्स की तो सीधा सीधा इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें. पर जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और जब साइज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियर जो पुल है ना, न्यूक्लियर चार्ज, उसकी ना हिम्मत कम होती जाती है, उसका स्ट्रेंथ कम होती जाती है. तो क्योंकि उसकी हिम्मत कम होती जाती है तो इस वजह से उसका रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है. ठीक है. They react vigorously with water and acids, liberating hydrogen. So vigorously react with water and acids, liberating hydrogen. Reactivity further increases down the group. Generally they do not react with dilute acids and water. अब जो भी reactions है ना, क्योंकि हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स में दोबारा करेंगे तो इस पार्ट का ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा. Some reducing agents as they lose strong reducing agents as they lose electrons to complete their octet. तो ये चीज तो आपको एज अ रीजनिंग याद रखनी है. Why are metals act as reducing agents? So they act as reducing agents because to complete their octet they have a tendency to donate electrons, okay, या फिर lose electrons.
And on this side, if we think about strong oxidizing agents as they accept electrons to complete their octet. आई बात समझ? So ये आप रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए आप मार्क करके रखेंगे. रीजनिंग क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा why do metals behave as good reducing agents. ठीक है. और नॉन मेटल्स के why do non metals behave as good oxidizing agents. ये आंसर्स हैं और एग्जाम्पल भी आप साथ में देंगे. ठीक है. अब आप इस पोर्शन पे आए. ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसका रिप्रेजेंटेशन है. इसमें कुछ एक्स्ट्रा में देखना नहीं है. आप चाहे तो आप एक बार रीड कर सकते हैं. ग्रुप्स के नाम बता रखे हैं, शॉर्टेस्ट कौन सा है, लॉन्ग कौन सा है, पर ये पूछा नहीं जाता ज्यादा. अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जरूर देखें. जिन बच्चों को 11th ग्रेड में केमिस्ट्री लेनी है जरूर ध्यान से देखें इस चीज को. ठीक है. फिर जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये रिवीजन के लिए यूज करें. जब आप सारे सेशंस मेरे देख लें, बुक से रिवाइज अच्छे से कर ले, तब एक बार इस वाले चार्ट पे ध्यान दें. और अगर फिर भी कोई डाउट आता है उसे मार्क करें और मुझे रीच आउट करें. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आज के लिए इतना ही. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. आज के सेशन में हमने पढ़ा डिटेल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसके ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं, क्या किस टाइप की पीरियोडिसिटी वो शो करती है. प्लस वी ऑल्सो डिस्कस जो हमारा एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस का कंपैरिजन है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया. एंड दैट इज हाउ वी कंक्लूडेड द सेशन टुडे. एंड हमने सक्सेसफुली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. स्टूडेंट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम पूरा सिलेबस ही अच्छे से रिवाइज करने वाले, अच्छे से पढ़ने वाले हैं. रिवाइज नहीं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं. डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे. और आई प्रॉमिस यू 4 महीने में विद क्वेश्चंस एंड विद द फुल सिलेबस आप रेडी होंगे अपने रिविजन के लिए और अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. जैसे जैसे वीडियोस रिलीज हो रही हैं साथ के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए. और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एट psclassesicse@gmail.com. आप टेलीग्राम चैनल पे भी रीच आउट कर सकते हैं या फिर यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस शेयर करें एंड सब साथ में अपना सिलेबस लेट्स कंप्लीट इट. ठीक है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, वील कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.